हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट की पहली क्लास में। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 9th केमिस्ट्री, चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मैटर। हम जब भी केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं हमें सबसे पहला टॉपिक दिखाई देता है मैटर। मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मतलब कोई भी चीज जिसका मास हो, जो जगह ले, उसे कहा जाता है मैटर। ये एक नीडल हो सकती है, ये कुछ भी, कोई माइक्रोस्कोपिक चीज हो सकती है, मैक्रोस्कोपिक हो सकता है, कुछ भी, पर हर चीज बनी है मैटर से। हर चीज को कहा गया मैटर। फिर उसके बाद आए एटम्स। एटम्स क्या हैं? मैटर का सबसे छोटा पार्ट, smallest part of the particle is known as matter। smallest part को कहा गया हमेशा मैटर, जो कि ना तो आगे ब्रोक हो सकते हैं, ब्रोकन डाउन, दे कांट बी ब्रोकन डाउन केमिकली। हर एटम का एक न्यूक्लियस है। अगर हम ये देखें, ये अगर एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है। बहुत छोटे से पोर्शन में होता है ये न्यूक्लियस, पर इसमें दो चीज़ें हैं। एक है प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज, एक है न्यूट्रॉन्स, और बाकी तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन सारे बाहर घूम रहे हैं, बाहर गोल 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 घूम रहे हैं। जैसे आप प्लैनेट्स को देखते हो, सेम वैसे ही ये न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। न्यूक्लियस लाइक अ सन, और बाकी प्लैनेट्स की तरह ही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में अपने घूम रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत टाइम से काफ़ी सारी स्टडीज चल रही थी कि कैसे इनको, एटम को ढूंढा जाए। मैटर है वो डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके बारे में काफ़ी लंबी रिसर्च हुई। अराउंड 500 BC एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़। उन्होंने पोस्टुलेट दिया, उन्होंने बताया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे, उन्होंने मैटर को बोला पदार्थ। उन्होंने कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब वो आगे और डिवाइड नहीं हो सकेगा, और उस स्टेज को बोला उन्होंने परमाणु, यानी सबसे छोटी चीज परमाणु। उसी को आगे और बढ़ाते हुए, और उसी एरा में ग्रीक फिलोसफर आए, डेमोक्रिटस, ल्यूकिपस, उन्होंने भी यही बात को बोला कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं तो एक स्टेज आएगी जब पार्टिकल्स जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। डेमोक्रिटस ने इन पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स, दैट मीन्स इनडिविजिबल। इसी बेस पर आगे एक्सपेरिमेंटल कोई वर्क नहीं हो पाया, तो उन्हें नहीं पता था कि इसको वैलिडिटी कैसे दी जाए। पर 18th सेंचुरी के एंड तक एटलीस्ट साइंटिस्ट इस डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करने लगे कि एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, कैसे ये सब बन रहा है। उस टाइम पर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए जिनका नाम दिया गया एंटोनी एल लेवोजियर। इन्हों को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने दो लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के। फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब मास रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का हमेशा ही सेम रहता है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो जो भी रिएक्टेंट स्टार्टिंग में होंगे वही एंड में प्रोडक्ट्स में भी वही मास होगा जो रिएक्टेंट्स का था। इसके लिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं पानी की, यानी वाटर। अब पानी बना है H2 प्लस O2। ओके, अब H2 प्लस O2
अगर हम इसको बैलेंस कर दें 2H2 प्लस O2 देन इट फॉर्म्स 2H2O। इसमें पानी का मास है 4 ग्राम और ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे मास को हम फाइंड आउट करते हैं। अब टोटल मास अगर हम यहां पर चेक करेंगे तो ये बनेगा 36 ग्राम। दैट मीन्स द टोटल मास ऑलवेज रिमेन्स सेम। ओके, तो ये बताया उन्होंने कि कभी भी ये मास चेंज नहीं होता। इसी के बाद दूसरा लॉ आया जिसे बोला गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ को स्टेट किया प्राउस्ट ने। उन्होंने कहा कि जो केमिकल सब्सटेंस है उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा ही कंबाइन करेंगे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में बाय मास। इसका मतलब है कि उनमें उनका जो रेशो है मिलने का बाय मास वो हमेशा सेम रहता है। जैसे हम फिर से पानी का ही एग्जाम्पल ले लें। अगर हम पानी को कहते हैं कि पानी में हाइड्रोजन जो है वो है 4 ग्राम, ऑक्सीजन अगर हमने लिया 32 और इफ़ यू कैन टेक सिंपली H2O, इसमें पानी हाइड्रोजन हो गई 2 ग्राम और ऑक्सीजन हो गई 16 ग्राम। अगर इसका रेशो निकालें तो बनेगा 1:8। तो इसका मतलब पानी का रेशो हमेशा ही उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेगा और उनके मासेस का रेशो हमेशा ही 1:8 होगा। नो मैटर कि ये पानी का सोर्स क्या था। ये पानी आपके घर का भी हो सकता है या बाहर कहीं का भी हो सकता है, लेकिन इसका सोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमेशा ही एक डेफिनेट रेशियो में, एक कांस्टेंट रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। इसी के बाद फिर आए नेक्स्ट, जब ये वाला सारा उन्होंने लॉस तो दे दिए पर अब उन्हें नहीं पता था साइंटिस्ट को नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दी जाए। उस टाइम में आए जॉन डाल्टन जी। जॉन डाल्टन जी ने सारी थ्योरीज को इकट्ठा किया, सारे डिविजिबिलिटी के आइडिया को इकट्ठा किया और उससे उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी तैयार की। क्या थे उनके मेन पोस्टुलेट्स? Their first postulate is all matter is made up of very tiny particle called atoms which participate in chemical reaction. As we all know, हम पढ़ चुके हैं कि सारे मैटर जितना भी है वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और वो छोटे पार्टिकल्स क्या हैं? एटम्स। और वही एटम्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उन्होंने बोला एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। इनडिविजिबल मतलब लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जैसा एटम शुरू में था वही एटम एंड तक रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एटम हमेशा ही जैसे स्टार्ट होते हैं एंड तक भी वैसे ही मिल जाएंगे। तीसरी चीज, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी एक एलिमेंट ले लो, उसके जितने भी एटम्स होंगे वो उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। लाइक अगर आप कार्बन के एटम्स ले लेते हो तो कार्बन में जितने भी एटम्स होंगे कार्बन के, उनका मास हमेशा ही मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। लाइक अगर हम कहते हैं कार्बन का मास 12 ग्राम है तो ये हमेशा ही 12 ग्राम रहेगा, चाहे वो उसका कोई भी एटम हो। इसका नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है इसका कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स ले लें तो उनमें मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। लाइक अगर मैं कार्बन की जगह ऑक्सीजन ले लूं
तो इसका मास जो है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। कैसे? ऑक्सीजन का मास होता है, जानते हैं आप, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है, तो इसका कोई भी एटम ले लिया जाए उसका मास हमेशा ही 16 ग्राम होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑक्सीजन की सेम होंगी, पर ये कार्बन से अलग होंगी। कोई भी सेम एलिमेंट होगा तो उसके सारे एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, अगर अलग अलग है तो वो भी सब अलग होगा। उसके नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एटम्स जो हैं वो हमेशा ही छोटे छोटे होल नंबर्स की रेशियो में डिवाइड होते हैं और आपस में कंबाइन कर कर वो कंपाउंड बनाते हैं। लाइक वी टेक द एग्जांपल H2O, सेम थिंग, कि जैसे पानी में हमेशा ही हाइड्रोजन की 1:8 की रेशियो चलेगी, तो वो उसी तरह से कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे। इन्हीं के उसके नेक्स्ट उन्होंने बोला कि रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, लाइक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जो भी रिलेटिव नंबर या काइंड होगा एटम्स का, मतलब कि किस टाइप के एटम होने चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए, वो सब हमेशा एक पर्टिकुलर कंपाउंड में सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। पर इसके बाद भी हमें इसमें कुछ हद तक ड्रॉबैक्स मिली। अब डाल्टन जी ने तो कह दिया कि एटम है उसे कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, एटम आगे ब्रेक हो ही नहीं सकता। पर क्योंकि हमने बाद में एक्सपेरिमेंट्स के बाद पढ़ा, जो आज हम सब जानते हैं कि एटम डिविजिबल है, कैसे? उसके और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। दूसरी उनकी क्या ड्रॉबैक थी? दूसरी ड्रॉबैक रही कि उन्होंने बोला कि एटम्स जो है सेम एलिमेंट के, उनमें हमेशा ही सेम मास रहना चाहिए। पर आइसोटोप्स के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर आइसोटोप्स में वो एक ही एलिमेंट के होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है पर मास अलग हो जाता है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन केस ऑफ दिस थिंग आइसोटोप्स, वो वहीं भी रॉन्ग प्रूव हो गई। चलिए इसके साथ ही हम आज ख़त्म करते हैं अपनी क्लास को। आज के लिए बस इतना ही, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। डू चेक आउट अवर इंस्टा अकाउंट ऑल्सो, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।